आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन गैस जिसका फॉर्मूला है N2, इसका कन्वर्ट होना NO2 या NO3 में, जिसे आप लोग नाइट्रेट बोलते हैं। सो नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट की शक्ल में। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों, क्या ज़रूरत है, क्यों नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट के अंदर प्लांट का DNA है जिसको नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट के अंदर प्रोटीन है जिसको नाइट्रोजन चाहिए। तो इन चीज़ों को बनने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। अब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस की शक्ल में है एयर के अंदर। ये वाला नाइट्रोजन प्लांट को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, लिहाजा इस नाइट्रोजन गैस को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट या नाइट्रेट में, फिर जो है इसको यूज किया जाएगा बाय द प्लांट, ये इसको यूज किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार है, जो कन्वर्जन है, इसको मोस्टली कौन करते हैं? बैक्टीरियाज जो हैं ये काम करते हैं। और भी तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, बट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं इस काम में। इस पॉइंट को देखते हैं हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है फ्री फिक्सर्स, दूसरे का नाम है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री फिक्सर में यह है कि एक बैक्टीरिया को जो खुराक है, बैक्टीरिया को जो खुराक है, फूड है, वो बैक्टीरिया को सॉइल से मिल जाता है। मिट्टी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस, वहाँ से बैक्टीरिया को खुराक मिल जाता है। फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं? फिर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, और ये फिर कौन यूज़ करेगा? प्लांट यूज़ करेगा। सो यहाँ पर बैक्टीरिया किसको फ़ायदा पहुँचा रहा है? प्लांट को। लेकिन बदले में प्लांट बैक्टीरिया को कुछ नहीं दे रहा। ऐसे केस को क्या बोलते हैं? फ्री फिक्सर्स। बैक्टीरिया प्लांट को तो फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन प्लांट से वो कुछ खास चीज नहीं ले रहा। लेकिन इसके मुकाबले में जो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसमें क्या है? उसमें हमारे पास बैक्टीरिया जो है प्लांट को फ़ायदा पहुंचाते हैं और साथ साथ प्लांट फिर बैक्टीरिया को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशन है। कैसे? ये जनाब एक प्लांट है और ये प्लांट का सिर्फ रूट्स आपको दिखाया जा रहा है। ये प्लांट के रूट्स होते हैं। इन रूट्स के ऊपर आपको देखे छोटे छोटे से बैक्टीरिया के घर है, जिसको हम लोग रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स अक्सर लिगुमिनेसी फैमिलीज, जो दरख्तों का एक ख़ानदानी नाम है, प्लांट्स का ख़ानदानी नाम है लिगुमिनेसी, उन दरख्तों के रूट्स में ये जरासीम के घर होते हैं, जिसको आप रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये सारे बैक्टीरिया के घर होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं? यहाँ पर बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद होते हैं, और ये क्या कहते हैं? एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? नाइट्रेट के अंदर। ये नाइट्रेट फिर कौन यूज करेगा? प्लांट यूज करेगा। तो बैक्टीरिया से तो प्लांट को फायदा मिला। अब प्लांट क्या करेगी? प्लांट बदले में बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेगी? बैक्टीरिया को बदले में प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन और कार्बोहाइड्रेट, खुराक। बैक्टीरिया का जो खुराक है कार्बोहाइड्रेट। सो जनाब, पहले केस में बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट मिट्टी से मिल रहा था, प्लांट नहीं दे रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होगा? बैक्टीरिया को खुराक प्लांट दे रहा है, मिट्टी से नहीं बल्कि प्लांट दे रहा है। ये दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा मिल रहा है। प्लांट को नाइट्रेट्स मिल रहे हैं, बदले में प्लांट जरासीम को खुराक प्रोवाइड कर रहा है। सो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फ़ायदे क्या है? एप्लीकेशंस मींस कि ये कहाँ पर इंसान के लिए इसने इम्पोर्टेंस बनाई है।
इंसान को क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए हुए हैं बायोलॉजी ने, और ये सारे के सारे एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने 6 हेडिंग्स में बयान किया हुआ है। सबसे पहला है फॉरेस्ट्री, फ्यूल एंड फर्नीचर। आपके कोर्स में एक बहुत ही लंबा चौड़ा इस पे लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉरेस्ट्री का मतलब ये है ऐसा वो बिज़नेस जिसमें आप दरख्तें उगाते हैं, ठीक है, दरख्तें लगा लेते हैं, यहाँ वहाँ दरख्तें लगाते हैं, एक किस्म का बिज़नेस है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट्री। दरख्तें क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि उन्हीं दरख्तों से आपको फ्यूल मिले, वो को जलाए, राइट, आपको एनर्जी मिलेगी उन्हीं से, काट दे और फिर उन दरख्तों से आप लकड़ी हासिल करके, सिर्फ टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर से आप फर्नीचर बनाते हैं। आपके घर में जो जितने भी फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, अलमारी वगैरह है, वो सारा का सारा जो फर्नीचर है वो इन्हीं दरख्तों से मिला है। बायोलॉजी ने इस केस में हमारी हेल्प कहाँ से की हुई है? बायोलॉजी ने हमें बताया कि दरख्त को कहाँ कहाँ आपने लगाना है, कौन से दरख्तें लगाने हैं कि वो ज़बरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी ग्रो करे और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे। ये बायोलॉजी ने हमें बता दिया कि आप कहाँ कहाँ पर दरख्त लगा सकते हैं, किस क्वालिटी के आप दरख्त लगाएं। अगर बायोलॉजी ना होता हमारे पास तो शायद हमारे पास इतने नॉलेज नहीं आता, हम ऐसे कामयाब दरख्त कहीं पे नहीं लगा सकते, ना ही हमें पता भी चलता कि कौन सा जगह बेस्ट है दरख्तें लगाने के लिए। दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप लोग ज़राअत की बात करते हैं। ज़राअत में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें आप उगाते हैं। फसलों से आपको क्या मिलेगा? फसलों से आपको जो है फ्रूट मिलेगा और इसके साथ आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे। ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्रीकल्चर से मिलेगा। और ज़ाहिर है ये इंसानों के खुराक का डिमांड पूरे करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। इससे इकोनॉमी यानी पैसा भी हम कमाते हैं और लोगों के खुराक का ज़रूरियात भी इससे पूरी होते हैं। बायोलॉजी ने इस केस में हमारी मदद कैसे की? बायोलॉजी ने हमें बताया कि आपके यहाँ जो आप लोग खेती बाड़ी वगैरह काश्त करते हैं उसको किस तरह से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काश्त करेंगे। लेट्स सपोज पहले हमारे खेतों को बीमारी लग जाती थी, तो बायोलॉजी ने हमें बताया कि किस तरह उस बीमारी से आप उनको बचा सकते हैं। जैसे कि हमने ऐसे ज़बरदस्त जीन्स हमने तैयार किए कि उस जीन की मदद से, वो जीन हमने प्लांट के अंदर डाला और उस प्लांट को अब बीमारी नहीं लगती। पहले बीमारी लगती थी लेकिन अब हमने उसके अंदर एक ख़ास जीन इंसर्ट किया हुआ है, हमने उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया हुआ है। अब उस प्लांट को बीमारी जल्दी नहीं लगती और ये प्लांट बड़े अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है। तो ये बायोलॉजी ने हमें बताया। जब आपके खेतों फसलों को बीमारी नहीं लगेगी तो ज़ाहिर है वो फिर अच्छा प्रोडक्ट देंगे और अच्छा पैसा भी उसे कमाया जा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का रोल था। इसी तरह एग्रीकल्चर में हमने क्या किया? हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में एक तरह के प्लांट को उसकी दूसरी वैरायटी के साथ हमने क्रॉस मैच किया और उसके बदले में हमें और भी खूबसूरत अच्छे क्वालिटी के प्लांट हमें मिले और बहुत ज़्यादा मिकदार में मिले और अच्छे क्वालिटी के साथ हमें मिले। तो ये भी एग्रीकल्चर में आ जाता है। इसी तरह थर्ड पे है डेयरी, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। डेयरी प्रोडक्ट जैसे आप देखते हैं गाय बकरी वगैरह दूध आप लोग खाते हैं और उसके मिल्क आप लेते हैं। इसी तरह पोल्ट्री में आप जाएंगे तो आपको चिकन मिल रहा है, वाइट मीट, बहुत सस्ता गोश्त है और कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो फ़ौरन जल्दी आप जो है गोश्त का बंदोबस्त करके पका सकते हैं। खुराक, लोगों की खुराक का डिमांड पूरा किया किसने? पोल्ट्री ने। ये जो पोल्ट्री है, ये जो वाइट मीट है, ये पहले नहीं था, ये बायोलॉजी की मदद से हमारे पास आ गया। और इसी तरह फ़िश फार्मिंग हमने आजकल, पहले एक कुदरती मछली है जो समुद्र में रहती है, हम आजकल ख़ुद फार्मिंग करते हैं। ये जो हमारे यहाँ मछलियाँ आ रही थी, ये हम खुद फार्म हमने लगाए होते, वहाँ पर मछलियों की हम लोग नस्ल को प्रमोट करते हैं। और हमें पहले अगर मछलियाँ कम मिलती थी, अब हमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही है। मार्केटें भरी हुई है मछलियों से, खुराक के साथ भरी हुई है। तो ये जो मछली है जो आपके मार्केट में आजकल आपको मिल रहे हैं, ये कुदरती नहीं थे जो पहले थे। ये हम लोगों ने इसको ब्रीड करके हमने बनाया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर में दे चुका हूँ। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में, सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आपको अच्छे क्वालिटी के गाय भी मिले, जैसे कि एक नीली रावी बफालू का मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से वो पहले ऐसे गाय थे जो दूध कम देता था, जिसका गोश्त भी बहुत कम था, लेकिन अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से गाय
का गोश्त भी ज़्यादा है और दूध जो है वो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो भी बायोलॉजी की मदद से हमें आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारा खुराक और पैसा है जो बायोलॉजी हमें दे रहा है, खुराक भी ज़्यादा कर रहा है, पैसा भी हमें दे रहा है। यहाँ पर भी बायोलॉजी हमारे लिए खुराक का भी बंदोबस्त कर रहा है और इकॉनमी भी बढ़ा रही है साथ साथ। इसी के अंदर एक चीज़ है डिजीज़ एंड क्योर। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो प्लांट्स को लगती है, उन बीमारियों पर हम लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, उन बीमारियों को हम लोगों ने अभी कंट्रोल किया और साथ साथ उनका इलाज भी हम लोगों ने दरियाफ़्त किया। बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ है जो इंसानों को लगती है और इंसानों की वो जो डिज़ीज़ है वो हमने बायोलॉजी की मदद से उस बीमारियों का ख़ात्मा किया। कैसे ख़ात्मा किया? हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन बनाए। वैक्सीन कितने मशहूर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वैक्सीन से बीमारियों का इलाज करते हैं और बीमारी ख़त्म होती है, ये बायोलॉजी की मदद से। इसी तरह हमने कई ज़ख़म को ठीक करने के लिए दवाई बनाई जिसका नाम है एंटीबायोटिक। हर मेडिकल स्टोर में आप जाएं, एंटीबायोटिक का बोल दे, वो आपको 50 से ज़्यादा किस्म की एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करके देंगे। वो एंटीबायोटिक्स भी हमारे पास बायोलॉजी की मदद से आए हुए हैं। बैलेंस्ड डाइट, जो लोग खाना खाते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि मैंने कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कितने अमाउंट में क्या खाना है, कितने अमाउंट में क्या नहीं खाना है, वो मालूमात ना है तो हम जल्दी से बीमार हो जाते थे। बट बायोलॉजी ने आकर हमें बताया कि इंसान के सेहत के लिए कौन सा खुराक ज़रूरी है, कौन सा खुराक ज़रूरी नहीं है, कौन से खुराक कितने अमाउंट में ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में आप कहते हैं कि भाई ये फ्रूट ले ले, इतना खाना, इतना रोटी आप खाओ, इतना चीनी आप खाओ, इतना दूध आप ले ले, इतना विटामिन ले ले। तो ये जो मिकदार है पहले लोगों को पता नहीं था। आजकल एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो भी बोलता है यार आपने फ्रूट कितना लेना है, आपने पानी कितना लेना है, आपने ये दवाई कितना लेनी है। तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है? बैलेंस डाइट में आ जाता है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ खुराक जो आइटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें से हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार में लेना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। फोर्थ पे अगर हम देखें तो फोर्थ हमारे पास है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है क्या चीज़? ये जो रेशम का धागा है या रेशम का जो कपड़ा है, ये हम किस तरह बनाते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। आप हैरान होंगे कि ये जो कपड़े के अंदर कपड़ा है, कपड़े के अंदर धागे होते हैं और ख़ासकर रेशमी कपड़ा, वो जो धागा है वो हमें कहाँ से मिला? वो दरअसल ये है कि हम एक हमारे पास एक इंसेक्ट है जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक इंसेक्ट है हमारे पास, इंसेक्ट। ये इंसेक्ट अंडे देते हैं, एग देते हैं। उस एग से बच्चा बाहर आएगा ऐसे कीड़े की शक्ल में, लार्वा। इसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। ये जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तितली वगैरह है, इंसेक्ट होते हैं, इनके बच्चे जैसे अंडे से बाहर आते हैं तो उनकी शक्ल डायरेक्ट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होती, ये कीड़े नमा होते हैं, इसीलिए हम उसको वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म है इंसेक्ट, अलग से जानदार है, वॉर्म अलग जानदार है, अर्थवार्म, फ्लेटवार्म। बट इंसेक्ट के बच्चे शुरुआत में कीड़े नुमा होते हैं, शुरू में जैसे अंडे से निकल जाते थे, आर लार्वा। तो भाई ये जो लार्वा है ये क्या करते हैं, ये आसपास यहाँ वहाँ घूमते हैं और अपने लिए खुराक तलाश करके खुराक ले लेते हैं। खुराक लेने के बाद जब ये बालिग हो जाते हैं ज़ाहिर है खुराक ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद हम उसको कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है? प्यूपा है। मैच्योर हो गए, बालिग हो गए। ये जो प्यूपा है ये अब खुराक लेना बंद करेगा। अब ये प्यूपा, लेट्स सपोज ये है प्यूपा, वो छोटा सा कीड़ा है जिसने खुराक करके अपने आप को बालिग कर दे, ये वो बच्चा है। अब ये बच्चा क्या करेगा? ये अपने जिस्म के ऊपर एक धागा लपेटना शुरू करेगा, ऐसे अपने जिस्म के ऊपर। ये इसके अपने जिस्म से ये बनाते हैं, राइट। और ये धागा जब ये अपने ऊपर बना लेते हैं तब हम इसको नाम देते हैं कोकून। कोकून
अंदर छोटा सा बच्चा है इंसेक्ट का और उसके आसपास धागा पड़ा हुआ है, बहुत सारा धागा पड़ा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे कोकून हमारे पास अवेलेबल होंगे। हम इन कोकून को पानी में डाल देते हैं। जैसे हमें पानी में डाल देते हैं तो ये तो मर जाएंगे, लेकिन वो जो धागा है वो धागा सारा का सारा खुल जाएगा। तो हम धागे का एक साइड को पकड़ करके खींचना शुरू करेंगे और किसी लकड़ी नुमा चीज़ के ऊपर धागे को हम लोग बांधना शुरू करेंगे, लपेटना शुरू कर देंगे और इस तरह हमारे पास बहुत सारा धागा आ जाएगा। उसी धागे से आप कपड़े बनाते हैं। सो इंसेक्ट से धागे बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। पहले जो ये इंसेक्ट थे ये उड़ते थे, काफ़ी बड़ा मसला था, बट बायोलॉजी की मदद से हमने आजकल ऐसे कीड़े अडॉप्ट किए हुए जिसके जो उड़ते नहीं है, पर उसके है ही नहीं, उड़ते नहीं, लेकिन हम उससे ये काम ले सकते हैं। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर का मतलब ये है शहद की जो मक्खियाँ होती हैं, अगर हम उसको पाल लें अपने घर के अंदर, उसको डोमेस्टिकेट कर लें ताकि हमें शहद मिल जाए, तो फिर इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एपीकल्चर। अब हमें शहद क्यों चाहिए? क्योंकि शहद के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारे डिजीज़ के लिए हम लोग शहद इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये भी बायोलॉजी ने हमें बताया कि शहद को किस तरह आप कलेक्ट करोगे। इसके भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बंदोबस्त करते हैं, इसके लिए अपना घर बनाते हैं, खुराक प्रोवाइड करते हैं, फिर वो शहद जमा करते हैं, फिर वो शहद को छोटे छोटे जार्स के अंदर जमा करते हैं और फिर बेच देते हैं। या अलग बात है, लोग आजकल उसमें 2 नंबर शहद बेच रहे हैं, लेकिन शहद के अपने अपने टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ओरिजिनल टेस्ट हनी कौन सी है और 2 नंबर हनी कौन सी है। राइट, एंड देन वी हैव पेस्ट एंड देयर बायोलॉजिकल कंट्रोल। पेस्ट क्या चीज़ है? हर वो जानदार जो हमारे प्लांट्स को या दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका नाम है पेस्ट। मोस्टली कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हमारे खेतों को बर्बाद करते हैं, हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं, उन जानदारों को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस्ट कहते हैं। अब पेस्टिसाइड वो जानदार है, वो दवाई है जो पेस्ट को मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड। इसी तरह इंसेक्टिसाइड, ऐसी दवाई जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं, कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड। सो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक केमिकल कंट्रोल, एक दवाई, जैसे कि पुराने आजकल भी ऐसा है, लोग अपने बागात के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर जो स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे दवाई किस्म का जहर है उसको स्प्रे करते, वो जहर से वो सारे के सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। और इसमें से एक दवाई है DDT। आपके कोर्स में सिर्फ DDT का जिक्र है। इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो और दूसरी डी से डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरोइथेन, ये पूरा उसका नाम है। ये दवाई है जिसे हम लोग स्प्रे करते हैं। ये जहर है, ये हमारे फसलों को ख़राब करते हैं। ये जहर है। कैसे? फसलों को तो खैर, ये जहर जब आप फसल पे स्प्रे करते हैं ये फिर ज़मीन में चला जाएगा, ज़मीन के अंदर जो पानी है उस पानी में शामिल हो जाएगा, पानी को गंदा कर देगा ये इंसेक्टिसाइड के जो स्प्रे होते हैं। और वहाँ के जो आसपास छोटे मोटे घास होते हैं वो जहर उस घास पे भी आ जाएगा। अगर किसी भेड़ बकरी गाय ने जाकर वो घास खा ले तो वो मर सकते हैं। इसका नुकसान है ये जो केमिकल कंट्रोल है, इसको लोग आजकल इतना ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं। आजकल इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास तकनीक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीक़ाकार है इन कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे पास हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे पास एक ये इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है, ठीक है? ये हमारे पास एक इंसेक्ट है, लेट्स सपोज एफिड। ये किस्म का इंसेक्ट है जो अक्सर हमारे दरख्तों को बहुत डैमेज देता था, वालनट के दरख्त को। तो इसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से मार देंगे। दूसरा तरीका क्या है? एफिड का अपना नेचुरल दुश्मन भी होता है। इसका क्या है? नेचुरल एनिमी। इसका अपना दुश्मन है, कौन है? वास्प। ये भी एक इंसेक्ट है। हमने इस पे जहर डालने के बजाय इसका अपना दुश्मन को ऑफर दिया कि जाओ तुम्हारा शिकार यहाँ पर है। बहुत सारे वैस्प को हमने कलेक्ट कर दिया, वैस्प ने आकर
एफिड को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये हमारे दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन वास्प ने आकर सारे के सारे एफिड को ख़त्म करके मार दिया। तो ये इस तरह के तरीके को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका फ़ायदा ये है, एक तो इस पर ख़र्चा कम आता है, नंबर 1, नंबर 2 इससे माहौल साफ़ सुथरा रहता है, कोई नुकसान नहीं होता। और जनाब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो माहौल है, हमारा जो घर है, इसके अंदर हवा है, पानी है, मिट्टी है, अगर इनको किसी तरीके से आलूदा किया जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। और हर वो चीज़ जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं उस चीज़ का नाम है पोल्यूटेंट्स। लेट सपोज लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उनसे धुआं निकलता है। लेट सपोज उस धुएं के अंदर एक चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है, टॉक्सिक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर लेड है। ये जहरीले चीज़ें हैं जो इंसान के हाथों किसी न किसी तरीके से हवा में आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं। ये चीज़ें जब हवा के अंदर आ जाएंगे तो ये हवा को आलूदा कर देंगे, तो फिर इसका नाम क्या होगा, पोल्यूशन। और हर चीज़ पोल्यूटेंट का नाम, ये पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट जो लोग पेट्रोल गाड़ी में जलाते हैं तो वहाँ से ये जो लोग पेंटिंग करते हैं, पेंट, वहाँ से जो है ये लेड रिलीज़ हो जाता है। लेड हवा को गंदा कर देते हैं। इसी तरह हमारे माहौल के अंदर ये जो हवा है, इसके अंदर बहुत सारे जहरीले चीज़ें आ चुके हैं। तो अगर हवा के अंदर कोई कचरा आ जाए, कारखानों से, गाड़ी से, जो भी हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एयर पोल्यूशन। और अगर वाटर, तालाब का हो, झील का पानी हो, उसके अंदर अगर कोई जहरीला चीज़ आ जाए, कारखानों से गंदा पानी उसमें शामिल हो जाए, या हम लोग जो इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं वो पानी अगर इसमें शामिल हो जाए, तो ये हमारे वाटर को जो है ख़राब कर देगा, तो फिर इसका नाम होगा वाटर पोल्यूशन। इसी तरह हमारी मिट्टी को अगर इन जहरीले चीज़ों में से किसी ने कोई जहरीला चीज़ आ जाए तो फिर इसका नाम होगा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन से हमारे पास सही खेती बाड़ी नहीं होगी। रेडिएशन क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस हमारे पास आ रहे हैं। मोबाइल के रेडिएशंस है, एक्सरे के रेडिएशंस है, और सूरज की रोशनी से भी आजकल कुछ ख़तरनाक रेडिएशंस हमारी ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, उनको हम लोग बोलेंगे रेडिएशन। और ये भी किस्म का पोल्यूशन है, रेडिएशन पोल्यूशन। आखिरी है नॉइस, आवाज़। जो शहर में अब देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच के जो हॉर्न बजाते हैं, वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइस पोल्यूशन उसको हम लोग कहेंगे। इसीलिए तो आजकल बड़े बड़े गाड़ियों पर, छोटे गाड़ियों पर जो है पाबंदी है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा बड़े आवाज़ वाले हॉर्न इंस्टॉल किए तो उस पर जुर्माना लग जाता है। एयर पोल्यूशन के साथ कुछ चीज़ें अटैच है जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। ये दरअसल एयर पोल्यूशन के साथ एक टॉपिक है। दूसरा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तीसरा है एसिड रेन। इन तीन का आपको अलग लेक्चर मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियोज़ में से। जबकि बाकी जो चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्टकट में हम BOD बोलते हैं, ये है क्या चीज़ BOD? इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप कहते हैं कि वाटर आलूदा हो गए हैं, अब सवाल है कि वो कितना आलूदा हुआ है। थोड़ा बहुत आलूदा हुआ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट हुआ है, या उससे भी ज़्यादा पोल्यूट हुआ है। कितना जो है पोल्यूशन पानी के अंदर आई हुई है, उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेजरमेंट स्केल है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ज़रा मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। भाई ये आपके पास पानी है, राइट, दिस इज़ वाटर, ओके। अब ये वाटर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, गंद है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब ये कितना गंदा है, कितना पोल्यूटेड है, इसको पता करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं। सही है? क्यों?
भाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होता, सॉरी वाटर के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं। वो जरासीम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आलूदा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक डिब्रिस है, गले हुए सड़े हुए चीज़ें जो वाटर के अंदर होते हैं, उन चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत हमें पड़ती है। बैक्टीरिया इन चीज़ों को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब मसला ये है, बैक्टीरिया को तनख्वाह चाहिए, बैक्टीरिया को खर्चा चाहिए। कौन सा खर्चा है, ऑक्सीजन गैस है। जब आप ऑक्सीजन गैस दोगे बैक्टीरिया को, तो उस खर्चे के ऊपर बैक्टीरिया पानी के अंदर जो गंद है उसको तोड़ देगा। अब विदिन 5 डेज, खासकर 5 दिन में कितना ऑक्सीजन उन बैक्टीरिया को मिला, उस ऑक्सीजन को हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, अगर इधर ज्यादा कचरा है, बहुत ज्यादा कचरा है, तो बहुत ज्यादा कचरे को डिकम्पोज करने के लिए कम ऑक्सीजन देना पड़ेगा या ज्यादा? जाहिर है ज्यादा कचरे को रिमूव करने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। लिहाजा हम बोलेंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका ज़्यादा है। यानी मैं आपको शॉर्टकट अल्फाज में बताऊंगा, जितना पानी ज़्यादा गंदा होगा उतना ही BOD का लेवल ज़्यादा होगा, और अगर ये BOD लेवल का मिकदार कम थी तो उधर आलूदगी भी कम होगी। पानी कितना आलूदा है, कितना कम आलूदा है, कितना ज़्यादा आलूदा है, उसका पता आपको कहाँ से मिलेगा? BOD से। ज़्यादा BOD का मतलब ज़्यादा आलूदगी है, कम BOD का मतलब है कम आलूदगी है। होप लेक्चर समझ आ गया होगा। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।